हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ गए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा आप लोग सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। और सोशल साइंस में आपको क्या मैं पढ़ा रहा था, आपको पढ़ा रहा था हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसका पहला लेक्चर एज इंट्रोडक्शन जो चीज़ें पढ़नी है स्टार्ट करना हिस्ट्री में, उसके पहले की चीज़ पहले लेक्चर में आपको बताएं। ऐप पर वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार फिर से अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे, नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। आज इसका लेक्चर 2 का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हम कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से स्टार्ट आपका चैप्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डेट वाइज देखते जाइए आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हम करना है कि 9 जनवरी, कितना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आते हैं, परमानेंट इंडिया के लिए आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद महात्मा गांधी यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं था कि जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसमें तुरंत जो है इन्वॉल्व हो गए और बहुत बड़ा उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं था। बल्कि उन्होंने लगभग इसमें 1915 में आने के बाद उन्होंने जब अपना एक बड़ा नेशनल लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो बीच के लगभग 5 इयर्स का टाइम उन्होंने यहाँ पे कुछ और काम किए। क्या काम किए, क्योंकि लंबे समय से वो इंडिया से कट गए थे। आपको पता है लगभग 23-24 इयर्स जो है वह साउथ अफ्रीका में रहे। अब वो जब इंडिया आते हैं तो पहले वह उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सत्याग्रह का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, वहाँ पे उन्होंने किया, सक्सेसफुल था। लेकिन उनको ये देखना था कि क्या इंडिया में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वो स्टार्ट करेंगे या कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि जो नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, सत्याग्रह है, क्या यहाँ के लोग उसके लिए रेडी हैं, क्या यहाँ के लोग भी उसमें जब हम इम्प्लीमेंट करें तो वह उसको अडॉप्ट कर सके, सीख सके, जान सके, उसको समझ सके। तो उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह की उनकी जो पॉलिसी थी उसको लेकर के और उनके जो 2 वेपन्स थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उसको लेकर के इन्होंने छोटे छोटे 3 पर्टिकुलर प्लेसेस पे 3 छोटे छोटे मूवमेंट चलाए, ठीक है। कौन कौन से चलाया, पहला देखिए, पहला 1916 में और दूसरा जो है 1917 में और तीसरा जो है वह 1918 में। 3 छोटे छोटे मूवमेंट पर्टिकुलर इशू और पर्टिकुलर प्लेसेस पे चलाए। क्या था, पर्टिकुलर इशू था और पर्टिकुलर प्लेस था। 1916 में कहाँ पे, बिहार में चंपारण, बिहार में चंपारण में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। देखो मैं कह रहा ना, पर्टिकुलर इशू था और पर्टिकुलर प्लेस था, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं में उन्होंने नहीं चलाया, और ना तो देश के आज़ादी का मूवमेंट या पर्टिकुलर इशू को लेकर के था। तो पहला 1916 में ध्यान दीजिए, 1916 में कहाँ पे, चंपारण, बिहार में है चंपारण, वहाँ पे इंडिगो पीजेंट्स जो थे उनके लिए एक मूवमेंट इन्होंने चलाया। उनके जो था उसमें कि जो है 1/3 पार्ट पे जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कह रही थी कि 1/3 पार्ट पे वह क्या करेंगे, इंडिगो का जो है खेती करेंगे, नील की खेती। तो नील के किसान, नील का उत्पादन जो करते थे किसान, उनकी बेहतरी के लिए जो है उनको पैसे अधिक उनके मिले, उसके लिए जो है उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो उनके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चंपारण में जाकर के किया। और उसमें उनके वेपन्स क्या थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ही था। तो और यह सक्सेसफुल भी रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, उनकी बातों को मानना पड़ा। यहाँ उन्होंने किसी पिस्तौल, बंदूक, बम का सहारा नहीं लिया, बल्कि इनके जो वेपन्स ट्रूथ और नॉन वायलेंस थे और जो इनके मेथड था सत्याग्रह, मूवमेंट का जो मेथड था सत्याग्रह, उसी को लेकर के चले और यह सक्सेसफुल रहा। तो पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर इशू, पर्टिकुलर प्लेस क्या, चंपारण बिहार, अब इशू क्या था, इंडिगो पीजेंट्स का इशू था, उसको लेकर के इन्होंने सत्याग्रह किया और सक्सेसफुल रहे। उसके बाद 1917 में खेड़ा, गुजरात, उनका जो होम स्टेट था गुजरात, महात्मा गांधी का गुजरात में इनका बर्थ हुआ था। तो गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर जो पीजेंट्स थे उनके समस्याओं को लेकर, उनके प्रॉब्लम जो थे उसको लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह किया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस क्या, खेड़ा, गुजरात।
पर्टिकुलर इशू क्या था? इशू था जो पीजेंट्स थे उनकी समस्याएं थी कि जो है उनका प्रोडक्शन जो था वह नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो फार्मिंग किए तो प्रोडक्शन नहीं हुआ था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी टैक्सेस काफ़ी इंक्रीज कर दी थी, तो उसको दे पाने में यह एबल नहीं थे, नहीं दे सकते थे। तो उनका जो है कर्ज माफ़ करने के लिए या लगान माफ़ करने के लिए, लगान उस समय कहा जाता था, या हम लोग भी लगान जानते हैं जिसको हम लोग टैक्स इंग्लिश में कहते हैं, तो लगान माफ़ करने के लिए जो है 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा गुजरात में मूवमेंट चलाया, यह भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा 1918 में कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में ही। पर्टिकुलर प्लेस क्या? अहमदाबाद, गुजरात। पर्टिकुलर इशू क्या था? कॉटन मिल के जो वर्कर्स थी उनके प्रॉब्लम्स जो थी उसको सॉल्व करने के लिए जो है इन्होंने मूवमेंट चलाया वहाँ के वर्कर्स को साथ लेकर के। ठीक है, तो 1918 में कौन सा मूवमेंट? कॉटन मिल जो था अहमदाबाद, पर्टिकुलर प्लेस क्या? अहमदाबाद। किसके लिए इन्होंने किया था? कॉटन मिल्स के जो वर्कर्स थे उनके लिए जो है यह मूवमेंट जो है एक छोटा मूवमेंट इन्होंने चलाया था। तो इन तीनों मूवमेंट में महात्मा गांधी सक्सेस हुए। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि ठीक है जो है यहाँ के लोग जो है सत्याग्रह कर सकते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो उन्होंने बाद में फिर चल करके जो है बड़े लेवल पर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या और आगे चलेंगे देखेंगे तो और बड़े मूवमेंट जो है इन्होंने चलाए। तो यह 3 मूवमेंट है, इन तीनों मूवमेंट को एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपके पूछेगा, और इन तीनों को ध्यान रखिएगा। जब आप बोर्ड के एग्जाम में मैप आता है, मैप में भी पूछेगा, आपको फिल करना रहेगा महात्मा गांधी ने जो है इंडिगो पीजेंट्स के लिए कहाँ मूवमेंट किया, तो कहाँ किया? बिहार में किया। बिहार में कहाँ? चंपारण। तो इंडिकेट कहाँ आप करेंगे? चंपारण करेंगे। तो आपको ये मैप के लिए भी काम आएगा, और इस चैप्टर से ही मैप के लिए आता भी है। केवल हिस्ट्री से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैप के लिए आता है, तो हिस्ट्री में किस चैप्टर से आता है? केवल और केवल इसी चैप्टर से आता है। अदर किसी चैप्टर से जो है मैप फिलिंग के लिए नहीं आता है, इसी चैप्टर से आपको मैप फिलिंग के लिए आएगा। तो इसमें इन 3 में से कोई ना कोई एक आपका आएगा, और भी कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर में, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपका मैप वाला काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यह 3 मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा आपको और बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका कब से कब चला था ये सब आपको पता होगा। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वह आपका 1914 से 1918 तक यह फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ना था। क्यों पड़ना था? डायरेक्टली तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि वो कॉलोनी थी, लेकिन जिसकी कॉलोनी थी वह उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। किसकी कॉलोनी थी? इंग्लैंड की कॉलोनी थी। इंग्लैंड जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और इंग्लैंड की कॉलोनी इंडिया थी। तो यहाँ के भी आर्मी के लोगों को उन्होंने ले गया था यूरोप, और वहाँ पर लोगों ने लड़ाई लड़ा। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे यह पड़ा कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ के जो है लोगों के तरफ से सपोर्ट किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि बदले में अगर इंग्लैंड जीत जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार तो इंडिया को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, और इस बिहाफ पर जो है इंडियंस लोगों का, यहाँ के लीडर्स का सपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, और इन्होंने दिया भी था। इंडियन उस समय का देखिए, इंडियन लीडर की बात करें तो गांधी जी या कांग्रेस के उस समय पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, और वही जो है नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी। तो कांग्रेस के लीडर्स और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, जो भी आर्मी से लेके अदर रिसोर्सेज थे वो सबका जो है हेल्प किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। किस बिहाफ पर? कि इंग्लैंड यदि जीत जाएगा देन तो वह जो है वह इंडिया को डोमिनियन स्टेट बना देगा। अच्छा, डोमिनियन स्टेट बनाने का मतलब क्या? डोमिनियन स्टेट बनाने का मतलब कि भारत को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। जो उनकी काउंसिल जो
नेशनल काउंसिल या कह सकते हैं, या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उनकी थी उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वह इंडियन लोगों का हो जाएगा। इंडियन लोगों को ज़्यादा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि डोमिनियन स्टेट की भारतीय लोगों को और अधिक जो है बेनिफिट होगा, उनको जो है और अधिक जो है राइट दे दिया जाएगा। बट ये भी फैक्ट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में भूल गई, ऐसा उन्होंने कुछ किया भी नहीं। क्या नहीं किया? किसी भी प्रकार का कोई जो है डोमिनियन स्टेट उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है सर, हाउ वाज द जनरल ऑफ ब्रिटिश? अभी आपको जो है उसको आप पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है, कम से कम उसमें के बहुत सारी चीज़ें लास्ट चैप्टर में मैं बताया हूँ, लास्ट लेक्चर में मैं बताया था, और उसे बहुत अधिक जानने का तो इतना डिटेल पढ़ने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ना है पहले उतना पढ़ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आपको और अधिक जानना है आप अलग से डाउट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। बट लेक्चर टाइम में हम आपको उतना पढ़ाएंगे जितना कि सिलेबस में है, बल्कि सिलेबस से ज़्यादा पढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया जाए, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इसी को पढ़ने में साल भर लग जाएगा, यदि डिटेल आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। समझ रहे? तो सिलेबस एक लेकर चलिए, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलग से पूछेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। जो डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रॉमिस किया था वह उन्होंने फुलफिल नहीं किया, बल्कि उसके जगह पे क्या हुआ कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे भारत में, उसको बंद कराने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने एक नया कानून बना दिया। कौन सा कानून बना दिया? रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। कब भारत में कब इंप्लीमेंट हुआ वह भी ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च 1919 को। अब यहां से आप देखिएगा रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। वार टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गए, वर्ल्ड वार जीत गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंडिया को डोमिनियन स्टेट नहीं बनाया। तो ऑलरेडी लोगों के मन में गुस्सा था कि प्रॉमिस करके उन्होंने जो है उसको पूरा नहीं किया। तो लोगों के मन में गुस्सा भी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, और इस टाइम पीरियड तक आते आते जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी जो है बढ़ गई थी। तो क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उनको हरासमेंट करने के लिए, उनको ऊपर प्रेशर लगाने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कानून बना दिया रॉलेट एक्ट। और तमाम तरह के विरोध होने के बावजूद भी इसे 21 मार्च 1919 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इस एक्ट में, इस कानून, एक्ट मतलब कानून, इस कानून में क्या था? इस कानून में था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस या आर्मी जो है किसी भी पर्सन को शक के आधार पे, संदेह के आधार पे उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। न उसके ऊपर कोई केस चलेगा, न तो कहीं कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, यह लोगों के मन में फियर, डर पैदा करने के लिए था। भाई संदेह है तो कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई एविडेंस की जरूरत नहीं थी कि आप एविडेंस दिखाएं कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ। पुलिस के मन में आया कि यह व्यक्ति जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी एक्टिविटी में शामिल है, उसको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। उसके ऊपर कोई केस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, मिनिमम 2 ईयर के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। तो लोगों के मन में एक डर पैदा करने के लिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए यह एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। महात्मा गांधी ने क्या कहा इस एक्ट को? उन्होंने कहा यह ब्लैक एक्ट है। क्या? ब्लैक एक्ट मतलब काला कानून है। मोतीलाल नेहरू ने बड़े आसान से शब्द में इसको एक्सप्लेन किया। क्या? आप भी याद रखिएगा, उन्होंने 3 बातों को कहा इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के बारे में क्या कहा कि इसमें आप ना तो दलील कर सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ना तो वकील कर सकते हैं। क्या? नो अपील, नो दलील, नो वकील। फिर से ध्यान सुनिएगा, नो दलील, नो अपील, नो वकील। आप दलील नहीं दे सकते हैं किस चीज़ का कि आप इनोसेंट हैं। भाई आप इनोसेंट है तो कोई एविडेंस दिखाएंगे ना, एविडेंस कुछ नहीं मानना है, उनको केवल संदेह होना चाहिए, वो अरेस्ट कर लेंगे। तो आप दलील नहीं कर सकते हैं। अपील, अपील कहाँ करोगे? कोर्ट में करोगे ना, कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो जब कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं तो वकील, आप अपने लिए वकील भी नहीं कर सकते हैं जो आपको इनोसेंट प्रूफ करने के लिए
जो है कोर्ट में आपका केस लड़ेगा कि तो ये न तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये तो ऐसा एक्ट है कि इसमें न तो आप जो है अपील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक्ट उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इम्प्लीमेंट कर दिया, 21 मार्च 1919 को। ठीक है, और इसके तहत जो है तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। देश भर से बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को, बहुत सारे आम लोगों को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। देश के अंदर एक डर का माहौल इस कानून के आने जाने से उस टाइम पीरियड में देश के अंदर आम लोगों के बीच में एक डर का माहौल पैदा हो गया था। ठीक है, इतना बात। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक डेट चुना। उन्होंने कहा कि 6 मार्च के बाद क्या आता है भाई, अप्रैल आता है। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी की जो थियरी थी उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या था, सत्याग्रह और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को समझ लीजिए यहाँ पे पहले। ठीक है, नॉन वायलेंस हिंदी में क्या कहते हैं, अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब क्या हुआ कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, किसी का हरासमेंट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि आपको मारती भी है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, आप उसके मार को सहेंगे। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनका मन चेंज हो जाएगा, मन बदल जाएगा। अगर वह हम नफरत करते हैं तो हम उन्हें प्रेम करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी हमें प्रेम करने लगेंगे। तो ये उन्होंने अहिंसा की बातों को कहा कि उसमें आप किसी वेपन की ज़रूरत जो है आपको नहीं होगी, बम, बंदूक और पिस्तौल, इस सब चीज़ों की जो है ज़रूरत नहीं होगी। नॉन वायलेंस तरीके से भी आप जो है अपने दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, एक चीज़। अच्छा, जब नॉन वायलेंस की बात आई है अहिंसा की, तो अहिंसा की थियरी महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं था कि पहली बार लाए, इंट्रोड्यूस किया। आप बिफोर 2005 ईयर्स एगो देखिए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की थियरी जो थी, या उनका कह सकते हैं उनका पूरा का पूरा रिलीजन जो है वह नॉन वायलेंस, अहिंसा पर ही जो है बेस्ड था। या उसके भी पहले आप देखिए तो अहिंसा का जो डिफिनेशन क्लियरफाई किया गया उसमें कहा गया है मनसा वचना कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से अहिंसावादी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को मार नहीं रहे हैं तो आप जो है अहिंसावादी हो गया, बल्कि मन में भी उसके प्रति जो है किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए, मन में भी उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। हमारे मन से, कर्म से और वचन से हमें अहिंसावादी होना चाहिए। तो ये अहिंसा की जो फिलॉसफी है वह काफ़ी बड़ी है, और इसको इंट्रोड्यूस जो है हमारे पुराने टाइम पीरियड में जो है एंशिएंट टाइम पीरियड, वैदिक पीरियड में हमारे जो ऋषि मुनियों थे जिन्होंने वेद और उपनिषद की रचना की, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियरिफाई किया। महात्मा बुद्ध ने भी और महावीर स्वामी ने भी किया। लेकिन आप मिडिल पीरियड टाइम में देखिए कि मिडिल पीरियड टाइम जो हमारे इंडिया का हिस्ट्री में रहा, उसमें ये अहिंसा की बातें भूल गया। पूरा जो है देश जो है अहिंसा की बातों को भूल गया। किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए वार होते थे। आप देखिए बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं वह लड़ी गई। जब भी कोई समस्या है ये लड़ाई लड़े, जो जीत गया वह भाई सही हो गया, वही सही है। ठीक है, तो लड़ाइयाँ ही होती रही, वायलेंस होते रहे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, इनसे युद्ध करके, बैटल फील्ड में लड़ करके हम नहीं कुछ कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें क्या होगा, नॉन वायलेंस का तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। और क्या, ट्रूथ, सत्य। अगर सत्य के साथ खड़े हैं तो आपकी जीत एक न एक दिन जरूर से होगी, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। सत्याग्रह की वह बात करते हैं तो सत्य के लिए, सत्याग्रह मतलब क्या करें, सत्य के लिए आग्रह की मतलब आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। एक न एक दिन आप जो है जरूर जीतेंगे। ये अलग बात है कि उसमें समय लगेगा, लेकिन जो है आप पूरी की पूरी तरह जीतेंगे। सत्याग्रह के द्वारा आप जो दुश्मन है उसका मन परिवर्तित कर सकते हैं, उसका माइंड जो सेटअप है आपके अगेंस्ट है वो आपके फेवर में हो जाएगा, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा, आपके फेवर की बात करने लगेगा। यह उन्होंने सत्याग्रह की बात उन्होंने कहा। तो जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने रॉलेट मूवमेंट स्टार्ट किया, दिन कौन सा रखा गया, 6 अप्रैल 1919 का।
तो इसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ही करना था। ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ पूरे देश भर में काफ़ी जगहों पर, लेकिन इसमें रॉलेट एक्ट का अगेंस्ट जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी थी, बढ़ी हुई थी, उसका मेन सेंटर आप कहिए तो पूरे भारत में मेन जो था वो पंजाब था, और पंजाब में भी मेन क्या, अमृतसर। ठीक है, पंजाब में भी कहाँ, अमृतसर। ठीक है, तो अमृतसर या पंजाब में भी कई जगहों पर, और मेन तौर पे जो है अमृतसर में भी क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है मूवमेंट चला रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो रॉलेट मूवमेंट चला तो उसमें वायलेंस हुए। लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज़ जो गवर्नमेंट की थी उसको जला दिया, और बहुत सारे जैसे रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस को जला दिया, मोटर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और इसमें कहीं ना कहीं जो है वह जो महात्मा गांधी की थियरी थी नॉन वायलेंस का, उसका वायलेंस हुआ, मतलब मूवमेंट में वायलेंस हुआ। और इसमें एक चीज़ और हुआ कि जो पंजाब के उस समय में कांग्रेस के बड़े लीडर थे, दो नाम आते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको जो है अरेस्ट करके पुलिस जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो माहौल और जो है बिगड़ गया पंजाब का माहौल जो है। एक तो रॉलेट मूवमेंट में जो है रॉलेट मूवमेंट हुआ, उसमें वायलेंस हुआ, वायलेंस होने से ऐसे ही जो है वहाँ का माहौल बिगड़ गया। दूसरे की जब इनके पंजाब के जो बड़े लीडर थे दोनों, उनको जब अरेस्ट कर लिया गया तो माहौल और भी बिगड़ गया, वायलेंस हुआ ही था। 10 अप्रैल की यह बात है। ठीक है, जब वायलेंस हुआ और इनके लीडर्स को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया 10 अप्रैल 1919 को। तो माहौल जो है पंजाब का और अमृतसर का काफ़ी बिगड़ गया था। वायलेंस होने की वजह से जो है क्या हुआ कि पंजाब में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया। पर्टिकुलर हम अमृतसर की बात कर रहे हैं, अमृतसर में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया 11 अप्रैल को। और उसका अमृतसर का कमांड जो है वह किसको, वह जनरल डायर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, जनरल डायर को दे दिया गया। और अमृतसर में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मार्शल लॉ क्या होता है। देखिए, जब किसी जगह की जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे उस समय अमृतसर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका था, जो लोकल पुलिस के बस की बात उसको जो है कंट्रोल करना नहीं रह गया था। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आर्मी बुला ली जाती है। क्या बुला लिया जाता है, आर्मी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बनारस में जैसे बहुत अधिक कोई दंगे फसाद बहुत बड़े लेवल पे हो गया, अब लोकल पुलिस का, अभी देखिए सब नॉर्मल है तो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस पूरे जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल की हुई है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि लोकल पुलिस के बस की बात ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर आर्मी को बुला लेगी। तो अमृतसर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी बुला लिया, कमांडर उसका किसको, जनरल डायर को बना दिया गया। 11 अप्रैल को जनरल डायर जो है कमांड अपने हाथ में लेता है, मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ में क्या घोषित कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिक प्लेस पे कोई जुलूस या मीटिंग नहीं करेगा, कोई जो है प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकाला जाएगा। समझ रहे हैं, कोई भी जुलूस प्रोटेस्ट मार्च जो है वह नहीं निकाला जाएगा। पब्लिक प्लेस पे 4 से अधिक लोग जो है कलेक्ट नहीं होंगे। कितने, 4 से अधिक लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे नहीं होंगे। कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा। तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दिया गया। ठीक है, तो पंजाब में यह जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया। पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं अमृतसर की, जो जहाँ पे कि आप देखिए कि अमृतसर जो है एक फेमस सिटी पंजाब का है, गोल्डन टेम्पल वहीं पर है, अमृतसर में है। ठीक है, तो मार्शल लॉ तो लगा दिया गया, तो काफ़ी स्थिति कंट्रोल में आ गई। लेकिन इस जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट, और उनके जो दोनों बड़े लीडर थे पंजाब के, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट किया गया था। उनके अरेस्टेशन के अगेंस्ट जो है अमृतसर में जो है एक मीटिंग रखी गई। ठीक है, कब यह रखी गई, 13 अप्रैल 1919 को। कब रखी गई यह मीटिंग, 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग रखी गई। कहाँ पे, जलियांवाला बाग। ठीक है, अच्छा, यह 13 अप्रैल का दिन क्यों डिसाइड हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था।
सिख रिलीजन में बैसाखी एक, पंजाब में बैसाखी मेन फेस्टिवल माना जाता है। तो बैसाखी का फेस्टिवल था, तो यह डिसाइड किया गया कि बैसाखी का फेस्टिवल है तो हज़ारों की संख्या में लोग जो है वह गोल्डन टेम्पल आएंगे प्रेयर करने के लिए। तो आते भी हैं, गए भी लोग। तो और वहीं से कुछ ही दूर पे, गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूर पर जलियांवाला बाग था। ठीक है, यहाँ बाग का मतलब आप जो है गार्डन, आप अगर समझ रहे हैं तो गार्डन नहीं समझिएगा, क्योंकि जब था तब तो गार्डन था। ठीक है, जब था तो गार्डन था। इसको बहुत समय पहले जल्ली नाम के एक व्यक्ति ने बसाया था इस बाग को। किसने? जल्ली। तो जल्ली से ही यह जलियांवाला बाग नाम हुआ। तो बाग मतलब गार्डन था, लेकिन समय के साथ जो है यह जो है एक प्लेन लैंड था, उबड़ खाबड़ भूमि था। इसमें एक कुआं और 3 पेड़ थे। उस टाइम पीरियड की मैं बता रहा हूँ, कब? 13 अप्रैल 1919 की बात। तो यह जो है जलियांवाला बाग था कहाँ? वह गोल्डन टेम्पल से थोड़ी ही दूर पे था। तो जब यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मीटिंग जो है शांतिपूर्ण तरीके की मीटिंग रखी गई, तो उसका डेट डिसाइड किया गया 13 अप्रैल, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो गोल्डन टेम्पल आएंगे, गोल्डन टेम्पल से डायरेक्ट जो है वह जलियांवाला बाग आकर के मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यह दिन जो है डिसाइड किया गया। ठीक है, और जो जलियांवाला बाग का मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पीरियड में क्या था 13 अप्रैल 1919 में, कि यह चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था पूरी तरह से। जो ज़मीन थी वह उबड़ खाबड़ प्लेन ज़मीन थी, बीच में एक कुआं था और 3 पेड़ थे उस टाइम पीरियड में। अभी में क्या है, आप लोग अगर गए होंगे तो गए, क्योंकि अब तो वह जो है उसमें जो हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे, तो एक जो है इंडिपेंडेंस वार में जो लोग शहीद हुए उनके लिए मेमोरियल बना दिया गया है। आप शायद आप लोगों में से कुछ लोग गए हों तो गए भी हों वहाँ पे। तो यह था, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और आने और जाने के लिए एक सकरा रास्ता था। ध्यान दीजिएगा, पतला, जितना आपका रूम में जाने का डोर होता है 2.5 फीट, नियर अबाउट 2.5 फीट का, उतना ही रास्ता था वहीं आने, और इतने बड़े पार्क में आने जाने के लिए एक ही रास्ता था। उसमें अगर आप चाहें को 4 व्हीलर लेकर चले जाए तो उतना बड़ा वह दरवाज़ा नहीं था कि 4 व्हीलर चले जाए। तो लोगों के सिंगल आने जाने का मतलब छोटा, नियर अबाउट 2.5 फीट का चौड़ा जो है रास्ता था। ठीक है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए 2 बजे 2:30 बजे के आसपास जो है हज़ारों की संख्या में जो है बताया जाता है कि लगभग 20,000 लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। कितने? नियर अबाउट 20,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो चुके थे। जबकि ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा करके यह कहा था कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगी, बल्कि पब्लिक प्लेस पे 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जब यहाँ पे 20,000 के नियर अबाउट इकट्ठा हो गए लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर के पास मैसेज पहुँचता है क्या, कि वहाँ पे तो आप आर्डर दिया गया है कि 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो सकती है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है। लेकिन वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। जनरल डायर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि हमारा जो है, जो हमने आर्डर दिया उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लगभग 5 बजे के आसपास जो है वो अपने सैनिकों को लेकर के कहाँ, जलियांवाला बाग पहुँचता है। ठीक है, जलियांवाला बाग में यहाँ से एंट्री करता है, और इधर साइड में और इधर साइड में यहाँ पे हज़ारों की संख्या में क्राउड पूरा कलेक्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे मीटिंग हो रही है। समझ रहे हैं? जनरल डायर पहुँचता है, अंदर पहुँचता है, अपने सैनिकों को यहाँ से इस तरफ जो है खड़ा करा के बिना कोई अल्टीमेटम दिए फायरिंग का आर्डर दे देता है। समझ रहे हैं? बिना कोई अल्टीमेटम दिए इन लोगों को, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे, नियर अबाउट 20,000 के आसपास लोग यहाँ पे कलेक्ट हुए थे, बिना कोई अल्टीमेटम दिए फायरिंग का आर्डर दे देता है। और जो है 1650 राउंड गोलियां चलती हैं। कितनी गोलियां चलती हैं? 1650 राउंड गोलियां चलती हैं, और बताया जाता है कि लगभग 2,000 लोग मारे गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट झूठ बोलती है, वह 200-250 लोगों को मारे जाने की बात करती है, बट वहाँ पे जो लोग इंजर्ड थे, जो लोग जिंदा बच गए, उन्होंने वहाँ का लाइव जो उन्होंने देखा था, वह मर्डर होते हुए लोगों का देखा था, वह मैस्क्योर होते हुए जो उन्होंने देखा था, वो लोग बताते हैं कि लगभग 2,000 के आसपास लोग जो है मारे गए थे। तमाम लोग जो है इस जो कुआं था बीच में
जलियांवाला बाग में जो कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कुएं के अंदर कूद गए, लेकिन कुएं के अंदर बताया जाता है कि कुआं जो है पूरा डेड बॉडी से, पूरा लाश से पूरा पट गया था, क्योंकि कूदने के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो जो नीचे आदमी पड़ा उसके ऊपर 50 आदमी कूद गए, तो नीचे दब करके वह मर गया। तो लगभग यह जो है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। जनरल डायर को बाद में इसके लिए जो है उसका रिस्पेक्ट किया गया, उसको अवार्ड दिया गया, क्योंकि उसने जो है लोगों के मन में डर पैदा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है बाद में हिस्टोरियन लिखते हैं तो इसका इफेक्ट लेकिन काफ़ी जो है बाद में काफ़ी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे काफ़ी जो है पड़ा, लोग इंस्पायर्ड हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट तमाम लोग आए। तो बाद में हिस्टोरियन लिखते भी हैं कि इसने उस टाइम पीरियड में जनरल डायर ने जो है पंजाब को तो बचा लिया लेकिन हिंदुस्तान खो दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाने का काम जो है बड़े लेवल पे जो है जलियांवाला बाग ने किया, और लोग जो थे, चाहे वह मॉडरेट लीडर रहे हों चाहे रिवोल्यूशनरी रहे हों, सब ने कम से कम इतना तो बिलीव किया कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक तरफ यही इंडियन लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट करते हैं, और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियन लोगों को मरवा रही है। इतनी बड़ी हत्याकांड जो है उस टाइम पीरियड में हुआ, इंटरनेशनल न्यूज बना। कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड तक हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में इतनी बड़ी जो हिस्ट्री में जो है इतना अधिक जनसंहार जो है कभी नहीं हुआ था, लोगों को इकट्ठा इस तरह से मारा गया हो। तो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यह जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट है। ठीक है, यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर अपने साथ एक मोटर गाड़ी भी ले गया था, आप देखे होंगे, जीप, और उसके ऊपर तोप लगी होती है जिससे फायरिंग किया जाता है, तो तोप से फायरिंग हो तो सैकड़ों की संख्या में एक साथ लोग। बट क्या था, मैंने बताया ना कि यह जो इसका दरवाज़ा था आने और जाने का काफ़ी सकरा था, जिसमें वह गाड़ी जो है जीप नहीं जा सकती थी। बाद में इंक्वायरी बैठी तो उसे बल्कि जनरल डायर से पूछा गया कि तुम अपने साथ जो है बख्तरबंद गाड़ी क्या होता है कि एक जीप होता है जिसपे तोप लगी होती है, फायरिंग किया जाता है, तो क्या तुम जो है अगर ले जा पाते इसके अंदर तो क्या तुम उससे फायरिंग करवा देते? जनरल डायर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तोप से फायरिंग करवा देता। तो समझिए अगर तोप से फायरिंग करवा देता तो 20,000 लोग थे, कितने डेथ कर गए होते। वो तो अलग बात है कि उसकी जो बख्तरबंद गाड़ी थी, जो जीप थी, वो उस रास्ते से अंदर जा नहीं सकती थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 1650 राउंड गोलियां चली, कितने लोग कुएं में कूद करके मर गए। आप जाइए वहाँ पे देखेंगे दीवालों पर जो है आज भी जो है जो गोलियां चली थी उनके निशान दीवालों पर आज भी पड़े हैं। 100 साल से ज़्यादा इसको बीत गया, 101 साल 2020 चल रहा है, 1919 की बात है, 101 साल से अधिक हो रहा है, आज भी दीवारों पर जो है इसके निशान पड़े हुए हैं। तो जलियांवाला बाग ने जो है यह मजबूर कर दिया कि अब कुछ अलग तरीके से नेशनल मूवमेंट को चलाया जाए। तो इसमें दो चीज़ें देखिए, एक तो अलग तरीके से तो महात्मा गांधी जैसे कि क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न था कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो क्या रीज़न था? तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है यह जलियांवाला बाग था। महात्मा गांधी भी जान गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव नहीं किया। पहली चीज़ देखिएगा क्यों स्टार्ट किया। पहली चीज़, डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रॉमिस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया, एक चीज़। दूसरे, रोलेक्ट एक्ट उन्होंने बना दिया। क्या बना दिया? लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बैन करने के लिए रोलेक्ट एक्ट बना दिया, ब्लैक एक्ट बना दिया, दूसरी बात। तीसरी बात, जलियांवाला बाग करवा दिया। तो महात्मा गांधी को भी मान लिया उन्होंने भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती, इनके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता है, और हमें और देश के लोगों को कोई ना कोई बड़ा नेशनल लेवल पे मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा। एक चौथा रीजन भी था। चौथा रीजन क्या था? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था इसको भी देख लीजिए। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है,
खिलाफत मूवमेंट यह 1919 में ही हुआ था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हुआ उसी का यह हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका चला था कब, बताया अभी ना, 1914 से 1918 तक। 1918 में इंग्लैंड जीत जाता है, जो एलाइज पावर थे, कौन कौन थे आपके उसमें, इंग्लैंड था, फ्रांस था, है ना, अमेरिका था, ये जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो हारे हुए देश थे, जर्मनी था, उसके साथ जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पढ़ा है क्लास 9th वगैरह में, आपने पढ़ा होगा शायद। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है। और दूसरा टर्की, है ना, टर्की, आप ऐसे पढ़ेंगे तो टर्की, नहीं तो इसको हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, टी से शुरू है तो तुर्की करके पढ़ते हैं, तुर्की। तुर्की भी आ रहा था, तो तुर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सैब्र हुआ। क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सैब्र हुआ। तो ट्रीटी ऑफ सैब्र में क्या हुआ कि तुर्की का बंटवारा कर लिया, और तुर्की का बंटवारा इन जीते हुए जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने उसका बंटवारा कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें, जिससे खिलाफत मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेट करके, कि जो वहाँ का सुल्तान था उसको हटा दिया गया। ठीक है, सुल्तान का पद जो था, पोस्ट था, वहाँ का एम्परर जो था, उसको हटा दिया गया, उसका पद खत्म कर दिया गया तुर्की से। और जो सुल्तान तुर्की का होता था वही खलीफा होता था। क्या होता था, वही खलीफा होता था। खलीफा मतलब क्या, पूरे उस टाइम पीरियड में पूरे दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो इस्लाम के फॉलोअर थे, उनका रिलीजियस हेड खलीफा होता था। पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे, उन सभी लोगों का रिलीजियस हेड या धार्मिक गुरु जो होता था वह खलीफा कहलाता था। और खलीफा कौन होता था, जो तुर्की का सुल्तान होता था वही खलीफा होता था। तो जब सुल्तान को हटा दिया गया उसके पद से, तो सुल्तान हट गया तो खलीफा का पद भी खत्म हो गया। तो इसके अगेंस्ट, खलीफा का पद खत्म हो गया, इसके अगेंस्ट भारत में, दुनिया भर में और भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। भारत में जो उनके अगेंस्ट खलीफा का पद खत्म, देखिए यह जो है भारत में रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे, उनके रिलीजन से यह रिलेटेड था कि उनके खलीफा, उनके रिलीजियस हेड जो थे, उनके जो धार्मिक गुरु थे, उनको हटा दिया गया है। तो इसलिए यहाँ के मुस्लिम लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट निकाला। मूवमेंट का नाम क्या, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। बात समझ में आई, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। तो यह किसके अगेंस्ट था, कि जो खलीफा का पद उन्होंने ख़त्म किया था अंग्रेज़ों ने, उन्हीं का रूल यहाँ पे था। भारत में भी ब्रिटिश रूल ही था। तो उनके अगेंस्ट जो है भारत में एक जो है मूवमेंट चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, जिसको लीड करने वाले व्यक्ति जो थे इस खिलाफत मूवमेंट के, वह कौन थे, वह अली ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, अली ब्रदर। कौन थे यह अली ब्रदर, में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन दोनों ब्रदर, अली ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले यह दो व्यक्ति थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह खिलाफत मूवमेंट देश की आज़ादी से रिलेटेड था नहीं। यह खिलाफत मूवमेंट था, खलीफा का पद खत्म किया गया था, उसके अगेंस्ट था। इस खिलाफत मूवमेंट से किसका लेना देना था, जिसके रिलीजियस हेड का पद खत्म किया गया था उससे, मतलब जो इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनसे मतलब था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि भारत में केवल मुस्लिम ही नहीं रहते थे, बल्कि ये वो समय था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत क्या था, उन्होंने किया था
कि हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना शुरू किया था। जैसा कि मैं बता चुका था कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन करके एक बहुत बड़ा काम जो है डिवाइडेशन का, हिंदू मुस्लिम के डिवाइडेशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर चुका था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो महात्मा गांधी ने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है और हमें लेकिन यूनाइट होकर के रहना है। तो यह खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट यदि हिंदू भी करेंगे तो यह हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का काम होगा, कि नहीं यह केवल जो खिलाफत मूवमेंट है वह केवल मुस्लिम कम्युनिटी का ही नहीं है बल्कि यह हिंदुस्तान के लोगों का है। तो हिंदू लोग भी उसको जो है सपोर्ट करें तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का जो है वह हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी की बात होगी। और दूसरे ये भी था कि इस मूवमेंट को यदि बड़े लेवल पे किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम मिल करके करेंगे, तो बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी यही लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो है मिल करके जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा महात्मा गांधी का मानना था और इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिल करके जो है खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जनवरी 1921 में, एक्चुअल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, मतलब एक दूसरे में मिल गया। ऐसा नहीं था कि वो अलग चल रहा है वो अलग मूवमेंट चल रहा है। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों एक दूसरे में मिल गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक साथ हो गए। हम कहेंगे कि एक साथ हो गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ ही चले और जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यह चार बातें हैं जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। चार बातें कौन से, फिर से आप नोट कर लीजिए इसको, देन तब फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात क्या, जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन थे, क्या कॉजेज थे, क्या ऐसा हो गया इंडिया में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो क्या, पहली चीज डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रॉमिस किया, उसको फुलफिल नहीं किया। दूसरी बात, रॉलेट एक्ट, प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया बल्कि यहां पे लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट को इंप्लीमेंट किया। तीसरी बात, जलियांवाला बाग कर दिया जिसमें नियर अबाउट 2000 लोग जो है मारे गए, शहीद हुए। चौथी बात, खिलाफत मूवमेंट, यहाँ के जो मुस्लिम थे उनके अगेंस्ट था। जो खलीफा का पद उन्होंने ख़त्म किया वह यहाँ के मुस्लिम के अगेंस्ट था। तो यहाँ के लोगों की तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की, यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसकी उन्होंने परवाह नहीं किया, दुनिया भर के जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनकी परवाह नहीं किया। तो ये चार चीज़ें थी, चार बातें थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वह जनवरी 1921 में वह स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें एक चीज़ और आता है, क्या आता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, क्या आता है, वाई नॉन कोऑपरेशन, कि नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, हिंदी में क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन ही उन्होंने क्यों शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखा था हिंद स्वराज, जो कि 1919 में लिखा था, 1910 में पब्लिश हुआ था हिंद स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी ने इसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में जो है उस बुक के में जो है लिखा। पतली सी बुक है, मार्केट में मिलती है, बहुत सस्ती भी है, अगर आप चाहें तो मार्केट से लेकर के उस किताब को, महात्मा गांधी की बुक हिंद स्वराज को पढ़ भी सकते हैं, जिसमें हिंद स्वराज बुक में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरा डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, मतलब कुछ और भी तो मूवमेंट चलाया जा सकता है। नॉन कोऑपरेशन, हिंदी में क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं किया जा सकता, उसका उन्होंने डिटेल से वहाँ पे वर्णन किया हुआ है अपनी हिंद स्वराज बुक में। तो इस सब के बारे में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना, काफ़ी कुछ पढ़ा आपने, ठीक है। चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से, रिवाइंड करके आप ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको जो ऐप पे होगा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। डाउट्स के लिए आप जो है ऐप के थ्रू डाउट क्लियरिंग ऑप्शन में जा करके क्वेश्चन आप भेजिएगा, हम आपको उसका सलूशन भेजेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरी बात, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जैसे एक अभी हिस्ट्री में ये पढ़ा रहे हैं इसका,
ज्योग्राफी में एक पढ़ाए हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसका, और पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है उसका। इन तीनों चैप्टर के आपके शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको ऐप पर उस चैप्टर में ई बुक वाले कॉलम में आप खोजेंगे, मिल जाएगा, हमने अपडेट करवा दिया है। तो ये सब आप जो है वहाँ से आप ले लीजिए, देख लीजिए, पढ़िए उसको, क्वेश्चन को देखिए, याद करिए। बाकी कोई डाउट है तो फिर आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।